तो आज की क्लास में हम लोग 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हम लोग 18th सेंचुरी का ना जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ है, जो भी पार्टी बना है, जो भी किंगडम बना, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या था उस समय का, क्या सोशल कंडीशंस थे, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थे, क्या तुम्हारा वहाँ पे किंगडम था, कैसा किंगडम था। अब 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बताओ सबको। पहले बोलो, डेट से बोलो। 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1700 से लेकर 1800, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा मत बोलो ना कि और कॉम्प्लेक्स हो जाए। हाँ तो हम 1701 से होता है, बट कन्वेंशनली तुम ले सकते हो 1700 से लेकर 1800 ले सकते हो, समझे ना। फिर 1801 से शुरू हो रहा था वो, इसको लेके भी थोड़ा विवाद हो गया था कभी। तो तुम लोग और हम लोग से नहीं, ये हुआ है। हाँ इंटेलेक्चुअल, समझे ना, हुआ है तो, बट अभी समझो लेमन टर्म में। तो इस समय जो देख रहे हो 1700 से लेकर 1800, ये जो कालखंड है, ये जो पीरियड है, इसमें क्या क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुए हैं। देखो मैप को बढ़िया से देख लो, मैप को बढ़िया से देखो, देखो जल्दी से। अवध देखो, मालवा देखो, गुजरात देखो, मराठा देखो, हैदराबाद देखो, मुर्शिदाबाद बंगाल का देखो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको तो लग रहा है खाली मुगल का ही बात होगा इसमें। 1700 से 1800 का बात है, और हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब मर गया ना औरंगजेब, और उससे पहले अकबर चल रहा था, और उसके बीच में भी बहुत सारे रूलर्स आए हैं, तो अभी भी दबदबा दिखेगा। बट एट द सेम टाइम तुमको ये भी समझना होगा कि यही तुम्हारा 18th सेंचुरी है, जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। तो ये जो कोर्स है मुगल का, ये चेंज होते रहेगा ना, चेंज होगा कि नहीं होगा। और जब जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो जब खत्म होगा, तो रीजनल किंगडम जो है मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, ये सब पनपना शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बंगाल में अफगान का चल रहा था कि नहीं चल रहा था शासन। कल भी तो कल क्लास में बताए थे तुम लोग को, अफगान वाले लोग सब थे ना बंगाल में, कैसे वहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। बंगाली लोग, जो पाला डायनेस्टी था इधर वाला, उससे पहले का, उस बात का बात है। अफगानी लोग यहाँ पे एक्टिव थे। शेरशाह सूरी कहाँ एक्टिव थे बताओ जरा हमको। हाँ बिहार बंगाल वाला रीजन है ना। देखो यदि मैप को देखोगे क्लोजली तो तुमको लगेगा कि कुछ तो हो रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, यानी कि 1700 लेके 1750 तक, समझे ना। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रिसेव्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। देखो अब कहाँ इतना बड़ा सल्तनत था, इतना बड़ा एम्पायर था, अब रीजनल किंगडम शुरू हो गए। क्यों रीजनल किंगडम शुरू होता है? जब सेंटर का अथॉरिटी कमजोर हो जाए। जैसे मान लो कि टीचर कमजोर हो जाए तो विद्यार्थी लोग क्या करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा ना जी। यदि टीचर कड़क है तो हिलने नहीं देगा उसको। तो वही सेंट्रल अथॉरिटी का भी होता है कि यदि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, औरंगजेब के बाद हमने देखा है चीज़ों को, जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो झुटपुटिया वाला जो किंगडम था वो भी उठना शुरू हो गया अपना अपना जगह। हैदराबाद ये सब वो हमने देखा है। देखो यही वाला, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, अवध हो गया, सिख हो गए, हैदराबाद हो गया, मराठास हो गया, देख रहे हो ना, ये सब पनपना शुरू हो गया। बाय 1764 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद है ना। नोटिस अनदर पावर, यानी कि ब्रिटिश भी आ गया सीन पे, और उसको मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी मिल चुका है ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में है उसको अच्छा खासा मिल चुका है। ईस्टर्न इंडिया का मतलब है बंगाल वाला रीजन, समझे। बंगाल वाला क्यों? अरे भाई तुम्हारा प्लासी हो गया 1757 में, 1764 में बक्सर हो गया, अब बक्सर के बाद एक साल बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जैसे ही हुआ, अंग्रेज को दीवानी राइट्स मिल गया जी। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कौशिक? रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर। जिस अथॉरिटी को, जिस जो भी पोर्टुगीज हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो बाहर से जो आया है, स्पेशली इंग्लिश का, यदि इंग्लिश को मौका मिल जाए दीवानी राइट्स का, टैक्स कलेक्ट करने का, तो उसका पावर तो बढ़ जाएगा। यानी कि ज़मीन पे तुम पैसा उठा रहे हो, टैक्स उठा रहे हो, तो तुम कहाँ, अब तुम आया था ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, अब तो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने के कगार पे हो। टैक्स कलेक्शन पावर किसका होता है? सरकार का होता है कि नहीं होता है? तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी कर रहा है, बात समझो। तो आस्ते आस्ते हो रहा है, बीज बन रहा है गुलामी का, अब बनेगा बढ़िया से तगड़ा बनेगा। क्योंकि टैक्स कलेक्टिंग पावर बहुत बड़ा पावर होता है कि नहीं है। तो वही चीज़ तुम्हारे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हुआ था। तुम लोग रिवाइज करो ना यार, यदि एक्स्ट्रा पॉइंट बोले तो रिवीजन करो तुम लोग। यहाँ पे देखो what these maps tell us in that political condition in 18th century. India changed quite dramatically and within a relatively short span of time.
बोला कि जो 18th सेंचुरी का जो फेनोमेना देखते हो इसमें भारत बहुत चेंज हो गया था और बहुत क्विकली चेंज हो रहा था। क्यों? अंग्रेज का तौर तरीका, दीवानी राइट्स, सिटी ऑफ इलाहाबाद, बक्सर, प्लासी और भी नीचे भी होगा, साउथ इंडिया में भी होगा। तो इसके वजह से जो हमारा भारत में जो शुरुआत का जो था मुगल एम्पायर का या उससे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके कंपेयर में बहुत चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वही दिखाया गया। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि कैसे न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स आए हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 1700 से लेकर 1750 तक। ठीक है, जैसे देखो वही बताया गया, जैसे औरंगजेब का डेथ हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी पूरा चरमरा गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और इसका फायदा हुआ रीजनल किंगडम को। वही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, कौन आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बताओ? हाँ, अहमद शाह अब्दाली मुगल को अटैक किया। अब मराठा गया संरक्षण देने के लिए, वो भी मराया उसमें। हाँ, और वो भी कमजोर हो गया, मराठा भी कमजोर हो गया। इसका फायदा कौन लूटेगा? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि मराठा को तो आराम से अंग्रेज हटा दिया, सॉरी मुगल को तो आराम से अंग्रेज ने हटा दिया। अब मुगल को इसको इंग्लिश को किसको डर था, यानी कि ब्रिटिश को किसका डर था? मराठा का। मराठा तो बैटल ऑफ इसमें पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें क्रश हो गया। तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है कि दोनों टॉप कंटेनर खत्म हो गया। मुगल तो खत्म हो ही गया था 1707 में, उसका जो भी वंशज था वो तो बहुत कमजोर दिख ही रहा था और इधर थोड़ा मराठा हवा में उड़ रहा था ये सब। उसको भी जैसे 61 में एक चोट पड़ा, देखो जबकि संरक्षण देने के लिए गया था, मुगल को संरक्षण देने के लिए मराठा गया था कि हम है ना, कहा ध्यान है, हम है आया। तो ऐसे भी तुम्हारा परदादा छरदादा के साथ हमारा दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अब कमजोर है ना, हम तुमको हेल्प करेंगे। अब जो हीरो बन के गया है मराठास लोग, उल्टा अहमद शाह अब्दाली के अटैक से ये कमजोर हो गया। अब जो एक सपना था कि पूरा भारत पे हुकूमत करेंगे, वो सपना टूट गया। वहाँ पे अंग्रेज बैठ में साइड में बैठ के देख रहा है एपिसोड। अच्छा, अब तो और अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। मुगल तो ख़त्म हुआ है, जो टॉप कंटेनर मराठा था वो भी ख़त्म हो गया। अब आस्ते आस्ते कब जाते हैं, और वही किया है। क्योंकि पहले ही राइवल पावर जो पोर्टुगीज़ है, फ्रेंच है, सबको उड़ा के बैठा हुआ है वो। तो तुम लोग कभी सोचता है कि कोई ट्रेडिंग कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया? ये तो अपने आप में बहुत गलत बात है। यानी कि बेगूसराय में बाहर से कोई आया था, लेट से नेपाल से, तिब्बत से आया था, और व्यापार करने के लिए आया था, शॉपिंग मॉल करने के लिए आया था, और वो पूरा बेगूसराय कब्जा लिया। बेगूसराय क्या, पूरा बिहार को ही कब्जा के बैठ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बड़ा बात है ना, बड़ा फिनोमिना है ना ये। इसलिए सावधान बनियाओ क्लास, इस सेंस में, हमारा वर्ना सिस्टम के सेंस में नहीं। देखो द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। देखो जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, कैसे मुगल एम्पायर अपने सक्सेस पे पहुंचा था। देखो मुगल एम्पायर जो अपने सक्सेस पे पहुंचा था वो अकबर के टाइम में पहुंचा था और तुम्हारा औरंगजेब के टाइम में पहुंचा था, ये जानते हो। दोनों का 50-50 साल का टेन्योर था दोनों का। एंड फिर लास्ट में देखो 17th सेंचुरी के लास्ट में, 17th सेंचुरी का लास्ट का मतलब क्या है, यानी कि वही 1690 के आसपास। क्योंकि ये जो औरंगजेब का जो डेक्कन पॉलिसी था, एग्रीगेरियन क्राइसिस हो गया था, मनसबदारी वाला क्राइसिस था, याद करो सभी चीज़ को, इसके वजह से क्राइसिस हुआ है। और वो डेक्कन मेन तो डेक्कन पॉलिसी है ना, वो बार बार जाकर कीड़ा कर रहा है नीचे। जो एमबीटी ने गलती किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने गलती किया, वही गलती तुम्हारा औरंगजेब ने भी किया। उसको नॉर्थ इंडिया में रहना चाहिए था, वो साउथ इंडिया वहाँ का मराठा को क्रश करना चाह रहा, खुद क्रश हो गया वो। दिस वर कॉज, वही बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। एम्पायर औरंगजेब देखो है डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर। देखो जो भी रिसोर्सेज था उसका, है ना, और तुम्हारा पूरा फाइट में लगा दिया, पूरा मिलिट्री कैंपेन लगा, फाइनेंशियल सब पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि लॉन्ग बैटल लड़ रहा था डेक्कन में, वही बोले डेक्कन क्राइसिस है वो, अंडर हिज सक्सेसर। अब बताओ इसका औरंगजेब के बाद जो वंशज सब आएगा, जानते हो कितना बढ़िया बढ़िया वंशज सब आएगा। फारूक सियार 4 या 5 साल तक रहेगा, ठीक है। मोहम्मद रंगीला, रंगीला के बारे में तो तुम लोग को बताए होंगे क्लास में। 1717 19 तक था, 19-20 तक था वो। हाँ, मैग्ना कार्टा बास वो 4-5 साल के लिए रहा है। उस समय वो पावरफुल भी नहीं था फारूक सियार, मैग्ना कार्टा जो दिया था। देखेगा मोहम्मद रंगीला के टाइम में तुम्हारा उसका जो वजीर था वो निकल कर तुम्हारा हैदराबाद जाकर फॉर्म कर लिया। रंगीला बाद का प्रोडक्ट होगा, हाँ नहीं, रंगीला बाद का प्रोडक्ट, फारूक सियार के बाद का प्रोडक्ट है। और कितना रहा ये लोग का टेन्योर? 2 मंथ, 6 मंथ, 1 साल ऐसे रहा है। तो इसलिए औरंगजेब के डेथ के बाद ना कोई उतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है जिसके बारे में अध्ययन किया जा सके। अरे जो हिस्ट्री में अच्छा करेगा उसी के ना बारे में पढ़ोगे तुम लोग, या हिस्ट्री में जो अच्छा या फिर जो बहुत कुछ किया हो,
है ना। जैसे औरंगजेब ने तो उतना अच्छा नहीं किया हिंदू कम्युनिटी के लिए, बट अकबर ने तो किया है। बट हम दोनों के बारे में पढ़ते क्योंकि दोनों का अचीवमेंट है अपने अपने जगह पे। अरे गेटिंग में, तो देखो यहाँ पे समझो, तो औरंगजेब ने अपना रिसोर्सेज पूरा बर्बाद कर दिया मिलिट्री कैंपेन सब करना, और उसके बाद देखो उसका जो भी सक्सेसर रहा है, जो एफिशिएंसी था इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा टूट गया। जो सेंट्रल पावर का जो था दबदबा वो खत्म हो गया। बढ़िया से ध्यान से सुनना, इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर, यानी कि बाद का जो मुगल एम्पायर हुए हैं, जो भी औरंगजेब के बाद हुए हैं, उसको बड़ा मुश्किल हुआ कि ये जो मनसबदार है, मनसबदार समझ ही गया होगा, जिसको लैंड दिया जा रहा है, आज इसको आर्मी रखने के लिए मौका मिल रहा है, आज इसको लैंड मिल रहा है अपने सैलरी के बदले में, ऐसे मनसबदार को चेक करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो पावरफुल बनना शुरू हो गया। जब पावरफुल बनेगा तो वो उल्टा रिवोल्ट कर देगा इसी को। हम तुमको बोले कि हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, हम बाबू तुमको ज़मीन दे देंगे, हम बोले, और हम पावरफुल हैं, तुम ज़मीन लिया, तुम्हारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हम मर गए, हमारा पोता परपोता हुआ, और तुम्हारा भी अपना पोता परपोता हुआ आगे। तुम देखा कि तो झंडू आदमी बैठा हुआ है, बेकार धरती का बोझ बैठा हुआ है, इसको तो लड़ना बहुत आसान है। तो पूरा हमको ही, तुम्हारा जो भी वंशज जो उसने अटैक कर दिया हमारे वंशज को। क्यों? क्योंकि जो सेंटर में बैठा है वो मजबूती नहीं है। बोल्ड लीडरशिप चाहिए होता है किंगडम को चलाने के लिए, समझे ना। वही चीज़ हुआ। देखो नोबल जो अपॉइंटेड हुए थे एज अ गवर्नर, सूबेदार, ऑफन कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू। बताओ रेवेन्यू और तुम्हारा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन खुद कंट्रोल कर लेता था, तो राजा को कुछ नहीं मिल रहा है, सक्सेसर बस ऊपर बैठा हुआ है, केवल जो काम कर रहा है नीचे कर रहा है। ये सूबेदार सब कर रहा है। सूबेदार वही है जो सूबा को संभालेगा। सूबा मतलब प्रोविंस। दीवानी और फौजदारी, फौजदारी का मतलब क्या होता है? फौजदारी का मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव। और दीवानी मतलब कलेक्शन, हाँ जजमेंट, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है वो। तो दीवानी और फौजदारी राइट्स पूरी तरीके से ले लिया किसने? इसने ले, सूबेदार ने ले लिया। कहाँ कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि टैक्स कलेक्ट भी करेगा सूबेदार, पहुँचेगा ही नहीं उतना जितना पहुँचना चाहिए। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल। इससे क्या हुआ कि उसके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा आ गया। यानी कि मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर का जो बैठा हुआ है थ्रोन पे, उसी तरह पावरफुल तो ये लोग सूबेदार सब हो गया। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। तो इसलिए चूंकि इन लोगों का वर्चस्व हो गया, सूबेदार सब का इतना वर्चस्व हो गया, प्रोविंसेस पे फुल कंट्रोल हो गया, इसलिए जो पैसा राशि मिलना चाहिए था, रेवेन्यू मिलना चाहिए था सेंट्रल ट्रेजरी में, है ना, मुगल एम्पायर के ट्रेजरी में, वो कम हो गया। और जब कम होगा तो क्या होगा? आपका वॉइस कम हो जाएगा। तो पीजेंट्स एंड जमींदार सिविल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया हैड दिस प्रॉब्लम। और इतना ही नहीं, जो पीजेंट्स थे, जमींदार थे, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया मतलब गंगा का प्लेन में, वेस्टर्न इंडिया मतलब गुजरात और राजस्थान वाला एरिया में, वहाँ रिवोल्ट कर दिया, बोला हम आप जुर्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे विद्रोह हो गया। दिस रिवॉल्व्स वर समटाइम्स कॉज बाय, देखो कभी कभी तो ये इसलिए होता था कि टैक्स बढ़ा दिया जाता था, ऊपर से टैक्स का फरमान करोगे तो पीजेंट रिवोल्ट तो होगा ही होगा। तुम लोग जानते ही हो, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट पढ़ा के बैठा हूँ तुम लोग को मॉडर्न इंडिया में, समझ गए ना। तो इसलिए, क्योंकि तुम रिवोल्ट इसलिए हो रहा है कि क्योंकि प्रेशर आ रहा है ऊपर से कि टैक्स और लगाएंगे। अब देखो जीएसटी का, जीएसटी देखो अब तुम्हारा उसमें पनीर में भी लगना शुरू हो गया, है ना, उसमें लगना, दूध में भी लगना शुरू हो गया। तो एक दिन आएगा देखोगे कि हम कुछ कमा ही नहीं रहे, खाली खर्चे हो रहा है, तो तुम भी विद्रोह के मूड में आ जाओगे, समझ गए ना। तो बिल्कुल यही हुआ। एट अदर टाइम्स देयर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफमैन टू कंसिडर देयर ओन पोजीशन। और कई बार तो ऐसा भी, जो प्रमुख आदमी है, जो हेडमैन थे, चीफमैन मतलब जिसके पास बहुत लैंड था, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो भी अपना पावर कंट्रोल करना चाहते थे, वो भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे। तो जो कैसे इन्फ्लुएंस दिखाएगा? लैंड को फुल कंट्रोल करके, और ये बोल के इंडिपेंडेंट है, राजा का कोई इसमें हाथ ही नहीं रहेगा। The Mughal authority had been challenged by rebellious group in the past as well। ऐसा नहीं है, पहले भी मुगल एम्पायर का पहले भी किया है। अकबर के टाइम में भी प्रॉब्लम था, औरंगजेब के टाइम में भी प्रॉब्लम था, बट ये जो प्रॉब्लम था ना, ये लोग इतना मिलिट्री माइट था इन लोग का कि जाके भेज के बोलता था क्रश कर दो। ये सब जो बैठा हुआ, ये सब बेकार का धरती का बोझ सब है, जो वंशज उसके पास इतना पावर ही नहीं कि भेज दे। आप जान ही रहे हो, क्योंकि मनसबदार पूरा मिलिट्री कंट्रोल करके बैठा हुआ है, कहाँ बैठेगा वो? पूरी तरीके से मनसबदार पर डिपेंडेंट है। और मनसबदार है कि वो अपना इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है, तो ब्रेकेज हो गया। बट दिस ग्रुप्स वे नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसिडर द पोजीशन। बट अभी का ग्रुप देखो, ये चीफ मैन हो गए, मनसबदार हो गए, फौजदार हो गए, या फिर तुम्हारा जो सूबेदार हो गए, देखो ये पूरी तरीके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कब्जा के बैठा हुआ, और इससे उसका पोजीशन बढ़ रहा है। तो मुगल एम्पायर जो औरंगजेब के बाद उसने कभी किया ही नहीं। वे अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी में जो शिफ्ट हो रहा है,
जहाँ पे सूबेदार सब बढ़ना शुरू हो गया, मनसबदार बढ़ना शुरू, ये जो ट्रांजिशन जो ले रहा है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? मुगल का एम्पायर। तो जब इस नेचर को आप नहीं समझिएगा तो आपका पूरा पावर ही खत्म हो जाएगा और आप नाम के लिए रह जाओगे। अब बहादुर शाह जफर नाम के लिए ही था, क्या हुआ? कुछ नहीं है, उसका कोई रिलेवेंट नहीं था। वही चीज़, अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर, लोकल चीफमैन है ना, अदर ग्रुप्स, सब उसके हाथ में चला गया था। तो रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी ऑफिस कॉफर्स के बारे में बताया कि देखो रिच हार्वेस्ट यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट इसका पैसा नहीं पहुंच पा रहा है सेंट्रल ट्रेजरी में। कितना बड़ा विडम्बना है। आमतौर पे जब जीडीपी बढ़ता है कंट्री का तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। सही बात है कि नहीं है? ये स्थिति ऐसा है, हार्वेस्ट तो रिच हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, राइस कल्टीवेशन हो रहा है, व्हीट कल्टीवेशन हो रहा है, बट इसे जो कमाई होना चाहिए और वो कमाई जो पहुंचना चाहिए था कॉफिन में, ठीक है ना, तिजोरी में पहुंचना चाहिए था सरकार का, वो नहीं पहुंच पा रहा। तो इसका पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दिखाया गया। इन द मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझ में आ ही गया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही, टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह, देखो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के पिताजी है ये। हाँ वही है, देखो ये जो रूलर था, देखो ना, इसके बाद आया है दूसरा, अहमद शाह अब्दाली आया है, दूसरा रेट्स हुआ है। देखो नादिर शाह रूलर जो था ईरान का, नादिर शाह, उसने क्या किया, प्लंडर कर दिया दिल्ली को लूट लिया 1739 में, और बहुत सारा वेल्थ दूध लूट के भाग गया यहाँ से। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद फिर से दूसरा भी हुआ, आई एम सॉरी वो कोई लिंक नहीं था, आई एम सॉरी, ठीक है। बाद में और भी रेड्स किया, जैसे अफगान का रूलर भी आया अहमद शाह अब्दाली, उसने भी लूट लिया, और वही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। यानी कि नादिर शाह ने तुमको झटका दिया मुगल को, और जो भी बचा उचा कसर जो था वो अहमद शाह अब्दाली ने पूरा कर दिया, क्रश कर गया पूरी तरीके से। एक तो तुम्हारा पोजीशन खराब हो गया, ऊपर तुम्हारे पास पॉलिटिकल अथॉरिटी उतना नहीं रहा, तुम्हारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उसमें तुम्हारा 2 बैक टू बैक अटैक हो जाएगा, समझे। एक नादिर शाह का हो जाएगा जो ईरान से देख रहा है कि अरे इंडिया तो अभी भी सोना का चिड़िया, ले लो लूट लेते हैं, गया लूट के भाग गया। और फिर कुछ साल बाद तुम्हारा अहमद शाह अब्दाली वो भी लूट के चला गया। अहमद शाह अब्दाली जो लूटा था वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और वही जो बैटल है उसी में मराठा हीरो बन के गया था ऊपर सहयोग करने के लिए। अब मुंह के बल गिरा है, अब फायदा किसको होगा? ब्रिटिश को होगा। देख रहे हो ना, ये भी एक तरह से लड़ कोई और रहा है, फायदा किसी को और हो रहा है, कि सब नजर टिका के बैठा हुआ है कि क्या हो क्या रहा है। अरे वेल्थ बड़ा चीज़ जो भी है, गोल्ड लूटेगा, और भी तो बहुत सामान है जिसको तुम लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दो सकते हो। आदमी लोग को लूट के ले गया, हाँ गुलाम बनाएगा, वो उस समय चलता ही था। देखो ये बता देता हूँ कि नादिर शाह का जो अटैक हुआ था, दिल्ली कितना दहशत में आ गया था। देखो यहाँ बढ़िया से जो डिवास्टेशन था दिल्ली का नादिर शाह इन्वेजन के बाद, बहुत खतरनाक। और उस समय जो बताया है, जिसने देखा था उसने लिखा है चीज़ों को, डिस्क्राइब किया है कि वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड, कितना मुगल ट्रेजरी का पैसा लूट के भागा थे ये लोग। देखो 60 लाख ऑफ रुपीज़ एंड सम 1000 गोल्ड कोइंस, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unraveled in the world, and the above included the peacock throne। peacock throne में तो यही लेके भाग गया था, है ना नादिर शाह। peacock throne हमारा था ना जी, क्योंकि बाद में कौन जीत के लाया था? रणजीत सिंह, समझे। अनदर अकाउंट देखो, अब एक आदमी ने बोला है, दूसरा भी बोला है कि क्या हुआ दिल्ली पे जो अटैक हुआ नादिर शाह का, उसका असर क्या पड़ा है। पहला समझ गए ना, इतना पैसा लेकर लूट के भाग गया, गोल्ड लेकर भाग गया। अब देखो हु हैड बीन मास्टर वे नाउ इन द डायर स्टेट, जो कभी मास्टर रहा करता था, कभी साम्राज्य को चलाया था, अभी खुद स्थिति खस्ता है उसका, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डायर स्टेट्स में हालत खराब है उसका। एंड दोज हु हैड बीन रिवर्ड कुड नॉट इवन क्वेंच देयर थर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि जो प्यासे थे वो अपना प्यास नहीं बुझा पाए। द रिलैक्सेस वेर पुल्ड आउट ऑफ देयर कॉर्नर्स, द वेल्दी वेर टर्न इन, बताओ जो रईस थे, जो नोबल्स थे, वो तो बेकार बन गए, सब लूट के चला गया वो। दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन द क्लोथ्स नाउ वेन नेक्ड, जो बढ़िया कपड़ा पोशाक पहन के दिखाते थे लोगों को, अब वो नंगा हो गया। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी वेर नाउ होमलेस, जिस बार इतना जमीन था, इतना घर बार था, वो तो होमलेस बन गया। द न्यू सिटी सजनाबाद वॉज टर्न इनटू रबल, यानी कि नादिर शाह के अटैक से ये जो इतना बढ़िया सिटी था, वो सिटी पूरी तरीके से झोपड़पट्टी में कन्वर्ट हो गया।
बात समझे ना। देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड बिफोर। जो भी दुनिया पहले बसा हुआ था सब दुनिया खत्म हो गया नादिर शाह की वजह से। तो वहाँ के जो कॉमन ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है वो इस तरह का अकाउंट दे रहा है, यानी कि स्थिति बहुत खराब है ना, स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। ऑलरेडी अंडर द सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। एक तो इतना स्थिति खराब है ना, खाली स्थिति ही खराब है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, बैक टू बैक अटैक। और उसके बाद देखो अपना ही तुम्हारा कंपटीशन चल रहा है नोबल्स का, कि जो भी पावर है कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। नोबल्स लोग बैठा हुआ है ना कैबिनेट में, ये लोग भी बोल रहा है कि हम भी पावर, हमको भी पावर चाहिए। एक तो पूरा टूट गया बिखर गया, उसके बाद भी कंपटीशन चला कि जो भी बचा हम भी करेंगे, इसे और ख़त्म हो जाएगा। देखो तो दो ग्रुप बने हैं, दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। एक है ईरानीस और तुरानीस, जो ईरान से आए होंगे और जो तुम्हारे जो टर्किश के होंगे, यानी कि जो टर्की से आए होंगे, यानी कि दो नोबल डिवाइड हो गया ये, एक ईरान का नोबल्स और एक तुम्हारा टर्किश का नोबल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम लेटर मुगल एम्पायर्स वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और अदर ऑफ दिस टू पावरफुल ग्रुप्स। और लंबा समय तक तुम देखोगे ना तो जो भी मुगल एम्पायर रहा है, जो भी औरंगजेब का जो वंशज रहा है, या तो कभी ईरानी वाला नोबल्स के सपोर्ट से साम्राज्य को कायम किया है या फिर कभी तुरानी वाला। तो ये दोनों जो ग्रुप है ना बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन, देखो जो सबसे गंदा जो ह्यूमिलेशन हुआ था जब टू मुगल एम्पायर फारूक सियार, देखो बाबू जो बोल रहे थे, देखो इसका टेन्योर देख लो, जो बोले थे 4-5 साल का, देखो वहाँ पे 13 वही है 7-8 साल का है, कहाँ ज़्यादा रहा। और आलमगीर टू देखो इसका भी बहुत कम रहा 5 साल, उसको तो मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया इसका। एंड जो दूसरा तुम्हारा दो और भी थे जैसे 1748 से लेकर 54 और शाह आलम, देखो 50, हाँ शाह आलम लंबा चला, बट शाह आलम क्या है, वही शाह आलम जिसके साथ तुम्हारा वो हुआ था, समझौता हुआ था, समझ गए ना, तो वो रहा है। एंड वो ब्लाइंडेड बाय द नोबल्स, यही नोबल्स लोग चलाता था ये लोग का। और जहाँ नोबल्स के अगेंस्ट तुम काम करोगे तो तुमको पॉइजन खिला दिया जाएगा, यानी कि नोबल्स का दबदबा, एम्पायर का दबदबा। नोबल समझ रहे हो ना, जो असिस्ट करने वाले लोग वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये जो गद्दी पे बैठा है उससे। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो गद्दी पे बैठे थे, पीछे से पावर किसका था, सोनिया गांधी सब का था, वही सिचुएशन है ये, समझ गए ना। इट्स जस्ट लाइक, और वो जब भी चाहेगा तो राजगद्दी से निकाल सकता है उसको, और वो हर एक डिसीजन पूछ के लेगा। अब सेम नहीं है डेमोक्रेसी में, ये सेम कहना गलत बात होगा, बट इट इज़ अ लाइक सिचुएशन, ऐसा ही सिचुएशन कुछ रहा होगा। देखो अब जब स्थिति इतना जब चरमरा गया है, तुरानी नोबल्स और ईरानी नोबल्स इस तरह का वर्चस्व कर रहा है, और नीचे तो बहुत सारा डिसइंटीग्रेट हो ही गया है, ये तो छोटा फैक्शन में बच गया ना। देखो नए नए स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं। जैसे ही अथॉरिटी मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो जो गवर्नर है लार्ज प्रोविंस का, सूबेदार सब, गेट जमींदार सब, वो अपना अथॉरिटी जमाना शुरू कर दिया अलग अलग जगह पे। सही बात है कि नहीं है। एंड थ्रू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में वही 1700 से लेकर 1800 मुगल एम्पायर क्या वो टूटना शुरू हो गया, और टूट के अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंट स्टेट बनना शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट सूबेदार बनना शुरू हो गया, रीजनल स्टेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ब्रॉडली स्पीकिंग जो 18th सेंचुरी में 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स था। एक स्टेट था, स्टेट दैट वेर ओल्ड मुगल प्रोविंस, जैसे अवध हुआ, बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, ये पुराना था, ठीक है। एक स्टेट सी हो गया, ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल, ये बहुत पावरफुल था और इंडिपेंडेंट था। एंड रूलर्स ऑफ दिस स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल, बट इसने मुगल एम्पायर के साथ रिलेशन खराब नहीं किया, बोला कि रिलेशन अच्छा रहेगा। बट ये कभी मुगल का गढ़ हुआ करता था ये सभी जगह, तो जो भी सूबेदार जो भी गवर्नर वहाँ पे बने हैं ये लॉयल है, बट पैसा वैसा नहीं देगा, लॉयल बोलेगा आप अच्छे हो, बस आप अच्छे हो, राजगद्दी बैठो, हम आपके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं। और ये लोग अपना अपना रूल कर रहा है। तो कौन सा स्टेट है, देखो अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, समझ गए ना। दूसरा स्टेट देखो, स्टेट्स दैट enjoyed a considerable independence under Mughal as a वतन जागीर, दिस इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटी। और सेकंड कौन सा स्टेट है जो स्टेट को क्या है तुम्हारा क्या कि वतन जागीर के रूप में काम करता है। वतन जागीर मतलब क्या है, जिसको राजपूत को दे दिया गया था, और राजपूत क्या था, लॉयल था तुम्हारा मुगल को लेके। तो ऐसे वाले सेकंड टाइप के हो गए, समझ गए ना, जो कि इंडिपेंडेंस पहले ही, यानी कि मुगल के टाइम में भी ये लोग था, बात समझो, मगर मुगल से अलग ही था ये लोग, शुरू से ही मुगल से अलग था। बट मुगल का सुजेनिटी जो ओवरलॉर्डशिप जो होता है वो स्वीकार कर रहा था ये। और जो ये अवध बंगाल है ये तो उसका हिस्सा ही था। जैसे वतन जागीर का बात हुआ तो ये अकबर के टाइम से ही है ये सब चीज़,
बात समझ में आ रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया तुम लोग को डिफरेंस? पहला डिफरेंस है कि अवध है, बंगाल है, ये कभी मुगल का हिस्सा हुआ करता था, और ये वतन जागीर जो है ये मुगल का हिस्सा नहीं था, बट वहाँ के जो लोग सब जो भी रूलर थे वो सुजेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते थे। तीसरा देखो, लास्ट ग्रुप जो है उसमें देखो ये पूरा कंट्रोल आ गया, मराठा का कंट्रोल आ गया, सिख का आ गया, जाट का आ गया, तो ये पूरा हाथ से चला गया, ये आप सुजेनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अनलाइक फर्स्ट एंड सेकेंड वन। समझ गए ना? एंड दिस वर द डिफरेंट, अलग अलग साइज था अलग अलग स्टेट्स का, और एंड हैव सीज देयर इंडिपेंडेंस, यानी कि मुगल से अपना छुटकारा पा लिया, और इससे बहुत आर्म्ड स्ट्रगल होता था दोनों के बीच में, और ये आराम से निकल गया। तो शिवाजी सभी मराठा सभी जानते हो, अपना ही बना दिया। तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में जान लो कि ये क्या है स्थिति, इसका कैसा बना है, कैसे ये टूट के बना है, मराठा इससे मुगल से कैसे टूट के बना ये सब। तो अमंग द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, 3 प्रोमिनेंट है जो कि मुगल प्रोविंसेस से हटा है, निकला है मुगल अथॉरिटी से, वो अवध है, बंगाल और हैदराबाद है। ऑल 3 स्टेट्स वर फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी, जो मुगल नोबिलिटी में थे मेंबर्स, जो मुगल नोबल्स थे वही लोग जाकर फॉर्म किए। हम बोले ना रंगीला जब ऊपर था तो दौड़ते हुए हैदराबाद फॉर्म किया गया है, वही हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखो कौन कौन थे, तो गवर्नर थे लार्ज प्रोविंस के, जो सदात खान अवध के फाउंडर है, मुर्जिद कुली खान बंगाल के, हर समय बोलते हैं मुर्जिदाबाद, नाम सुना है मुर्जिदाबाद? बिल्कुल इनके नाम से ही पड़ा है वो, समझे ना, इन्होंने किया है। और असफ जहाँ है जो हैदराबाद फॉर्म किए हैं। ऑल 3 हैड ऑक्युपाइड, देखो ये सब मनसबदारी पोजीशन को ऑक्युपाइड करके रखा है। मनसबदारी समझ ही रहे हो, लैंड वाला, लैंड हमारे अंदर होगा, फौजदारी वाला हमारे पास होगा, एंड देखो ट्रस्ट इंजॉय कर रहा है, और एम्पायर जो भी ऊपर है उसके साथ इंजॉय कर रहा है, अच्छा रिलेशन है, बट ये अपना काम कर रहा है। हाँ सुजेनिटी को एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये तो उससे टूट के गया है ना। बोथ असफ जहा और मुर्जिद कुली खान, देखो ये असफ जहा और मुर्जिद कुली खान को जाट रैंक मिला था 7,000 का। जाट रैंक का मतलब बताए थे, मनसबदारी सिस्टम बताया गया था क्लास में, बताया गया है क्लास में। जाट रैंक से तुम्हारा पोजीशन डिसाइड होता है कि तुम्हारा कितना पोजीशन है। यदि 5,000 किसी का है, 7,000 है, इसका मतलब बहुत अच्छा रैंक है। ये इसको मिलता है जो नोबल्स रहते थे। देखो इसको जाट रैंक मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, सुनिए एडमिनिस्ट्रेटर को जाट का रैंक दिया जाता था, और ये जो व्यवस्था था इसको मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था, जो जहांगीर ने शुरू किया था। सॉरी जहांगीर बोल रहे हैं, हाँ हुमायूं ने शुरू किया था, और अकबर ने इसको और प्रॉस्परस कर दिया। ठीक है, हुमायूं ने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम। तो देखो असफ जहा और मुर्जिद कुली खान को कितना जाट मिला? 7,000, यानी कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे रैंक के हिसाब से, और सदत खान को 6,000 मिला था। तो यही बड़े बड़े लोग सब जाके तुम्हारा इधर सूबेदार बन गया, सूबेदार क्या अपना पूरा किंगडम जमा लिया, बट रिलेशन खराब नहीं किया। हैदराबाद देखते हैं, निजाम उल मुल्क असफ जहा, ठीक है, यही फाउंडर है हैदराबाद का, और बहुत ही मोस्ट पावरफुल मेंबर्स रहा है मुगल एम्पायर का फारूक सियार के टाइम में। बात समझे, फारूक सियार के टाइम में ये बहुत प्रमुख रहा है ये आदमी। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द, पहले इसको अवध का गवर्नरशिप भेजा गया था, बनाया गया था, मगर बाद में क्या हुआ, ये बोला कि नहीं नहीं हम डेक्कन का दे दो हमको, फिर डेक्कन में चला गया। डेक्कन क्योंकि हैदराबाद डेक्कन का हिस्सा है, नीचे चला गया। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस ड्यूरिंग 1722 असफ जहा हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल, और वहाँ जब गया, जब गवर्नर के रूप में काम कर रहा था तो पूरा कंट्रोल कर लिया उस जगह को, पॉलिटिकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फुल कंट्रोल। तो टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज, जब डेक्कन में और भी टर्मोइल हो रहे थे और कंपटीशन हो रहा था कोर्ट नोबिलिटी का, उसने बोला कि चलो ठीक है, हम एक्चुअल में हैदराबाद का हम ही रूलर है, हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। देख रहे हो ना असफ जहा ने क्या किया, कंपटीशन चल रहा, बाकी नोबल भी चाहता कि हैदराबाद में ले ले वो, तो बोला कि छोड़ दो तुम, ऐसे भी फारूक सियार कोई काम का ही नहीं है, ठीक है, और नीचे जाके बोला कि नो ये अब मेरा जगह है। असफ जहा देखो, असफ जहा ने बहुत, मगर असफ जहा ने बहुत तगड़ा बना दिया फिर हैदराबाद को। देखो असफ जहा ने बहुत तगड़ा बना दिया हैदराबाद को। देखो असफ जहा ने स्किल्ड सोल्जर्स को लाया, एडमिनिस्ट्रेटर को लाया नॉर्थ इंडिया से, और बोला क्योंकि सबको लाया जिसको है ना आया, और बोला कि रहो तुम यहाँ पे। वो वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी साउथ, क्योंकि चाहता था कि साउथ को एक्सपोर्ट किया जाए, डेक्कन को एक्सपोर्ट किया जाए। इन्होंने मनसबदार को अपॉइंट किया और उसको जागीर दिया, जाहिर बता क्या उसको लैंड दिया उसको भी। ऑल्दो ही वाज स्टिल अ सर्वेंट, अभी भी मुगल एम्पायर का सर्वेंट ही रहा, क्योंकि ओवरलॉर्डशिप तो ये स्वीकार कर रहा है अभी। ठीक है, ही रूल मगर इंडिपेंडेंटली रूल किया, कोई ऊपर का इंटरफेरेंस नहीं मानता था, बट उसको बस समझ रहे हो, ऊपर से डायरेक्शन जो आता था दिल्ली से उससे कोई लेना देना नहीं है। मुगल से जो भी डायरेक्शन आएगा ये फॉलो करो, बोला कोई मतलब नहीं है, बट हम आपका ओवरलॉर्डशिप समझते हैं क्योंकि आप ही से टूट के हम आए हैं। एक सिंपैथी होता है ना, जिस रास्ते से हम आए हैं
एक संपत्ति था, बट उसका डायरेक्शन उसने कुछ नहीं मानता था। द मुगल एम्पायर मेरली कन्फाइन द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द, और देखो वही बात, मुगल एम्पायर को मानना ही पड़ता था, जो भी डिसीजन लिया निजाम उल मुल्क असफ जहाँ जो भी लिया, यू हैव टू, क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल है उसका वहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते हो, ना नहीं बोल सकते हो तुम। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन अ स्ट्रगल, बट ये बार बार तुम्हारा माठा के साथ फाइट करता था नीचे। माठा बगल में बैठा हुआ है ना, देखो हैदराबाद और माठा देखो कितना करीब है, तेलंगाना वाला रीजन और महाराष्ट्र देखो कितना नज़दीक है, तो कांस्टेंट बैटल होते रहता था तुम्हारा हैदराबाद और तुम्हारा उसका मराठास का वेस्ट के लिए, टू द वेस्ट एंड विथ इंडिपेंडेंट तेलुगु। वहाँ पे तेलुगु है ना, तेलंगाना इसे ऑल अबाउट तेलुगु, तेलुगु वॉरियर भी थे वहाँ के, नायकास कहा जाता है, तो ये सब लड़ाई होता रहता था ये लोग के साथ। द मिशन ऑफ निजाम उल मुल्क असफ जहाँ टू कंट्रोल द, ये चाहता था कि जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज है कोरोमंडल कोस्ट का, ये वाला एरिया, कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, उसको वो कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि वो कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत बड़ा इकोनॉमी पे कंट्रोल हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट पे, तो उसका ध्यान था कि इधर हम कंट्रोल करें, ठीक है, इन द ईस्ट। बट वहाँ पे ब्रिटिश ऑलरेडी बैठा हुआ है, समझे ना, वहाँ पे ब्रिटिश ऑलरेडी बैठा है, बट चेक बाय द ब्रिटिश हु आर बिकमिंग द इंक्रीजिंग पावरफुल, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट में पूरा कब्जा के बैठा हुआ है ब्रिटिश, तुम आएगा यहाँ पे, चुपचाप रहो वहीं पे, समझ गए ना। तो ये है, देखो इच्छा और आकांक्षा तो बढ़ता ही है ना सबका। हैदराबाद लिए, माठा से लड़ाई कर रहे हैं, इधर नायका से लड़ाई कर रहे हैं, और लैंड हथियाना चाहते हैं, और उतना नहीं, हमारा कोरोमंडल कोस्ट पे भी हमारा ध्यान है। कहाँ कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, बताओ सबको, हाँ बताओ सबको बताओ। अरे कई बच्चे लोग को कुछ नहीं पता है, देखो हाँ ये वाला तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, हाँ मालाबार का ठीक विपरीत। मालाबार तुम बताओ जल्दी से जाके, तुम देखो तुम्हारे लिए भेजे हैं, देखो यहाँ पे ये मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट फिर से दिखाओ, हाँ ये वाला है, समझ गए ना। वहाँ पे कंट्रोल क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ब्लैक सोइल बताया गया था क्लास में कभी, हाँ इसलिए सोइल के लिए भी लड़ाई हो सकता है। देखो निजाम का आर्मी के बारे में बोला गया है, कि निजाम का आर्मी के बारे में बताया गया कि निजाम है ना बहुत 400 एलिफेंट था, बहुत तुम्हारा हॉर्समैन था उसके पास, है ना, पे करता था, देता था पैसा, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि निजाम का आर्मी बहुत बड़ा आर्मी था उस समय। और यही निजाम है, जानते हो बाद में इसका हिस्ट्री भी है ना, यही निजाम है। हैदराबाद जब बोले थे ऑपरेशन पोलो लगा ना इस पर इंटीग्रेट करने के लिए भारत के अंदर, तो यहीं से तो निजाम का तुम वंशज सब आगे बढ़ा है, एंड ओबीसी खुद ही इसी का वंशज का एक हिस्सा है, आरोप लगता है ओबीसी के ऊपर भी। जानते हो ओबीसी, यू नो ओबीसी के बारे में जानते हो, कौन है, क्या बात एक नेता है हैदराबाद का, मुस्लिम नेता, कट्टर मुस्लिम नेता है, ठीक। देखो अब ये तो जान लिया तुम हैदराबाद का कहानी, करेक्ट, हैदराबाद कहानी जान लिया ना बढ़िया से, क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्रिटिश हिला दिया उसको, ब्रिटिश बोला क्या तुम आता है यार, हम पहले से बैठे हुए हैं, मार खा के भागो यहाँ से, भगा दिया उसको, बोला अपने जगह पर रहो तुम। क्योंकि जानो मसूलीपट्टनम, पता है तुम लोग को मसूलीपट्टनम, वहाँ आलोक, मसूलीपट्टनम स्ट्रगल, वहाँ पे हैदराबाद का निजाम का भी स्ट्रगल, सेकंड कार्नेटिक वार, बैटल ऑफ वांडीवास, कुछ याद आ रहा है सभी चीज़, बिल्कुल। अवध की तरफ चलो, तो बुरहान उल मुल्क सदत खान, ठीक है, उसको सूबेदार के रूप में अवध में अपॉइंट किया गया 1722 में, ठीक है, और उसने भी एक स्टेट बनाया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है उस समय, और जो मुगल एम्पायर से टूटा है बाद में जाके। अवध देखो बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है, पूरा रिच एलुवियल गंगा प्लेन इसके अंदर है। अब बताओ कौन छोड़ना चाहेगा ऐसा ज़मीन को जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्शन हो सकता है ना, कौन छोड़ना चाहेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब क्या, खाली पैसे पैसे हैं। तो अवध क्योंकि गंगा यहाँ से बह रहा है तो पूरा एलुवियल सोइल हो गया पट्टी, यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, राइस और व्हीट सबका जो भी क्रॉप्स है फुल कंट्रोल कर लिया, ठीक है। वही नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल वाला रीजन है। बुरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस, देखो ये केवल तुम्हारा सूबेदार का ही नहीं था, सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी सब अपने अंदर रख लिया। अब सब अपने अंदर रखने का मतलब क्या है, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल हो जाएगा ना। सूबेदारी का मतलब क्या है, गवर्नरशिप का। दीवानी का मतलब क्या है, राइट टू हैव कलेक्शन ऑफ टैक्स। और फौजदारी का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। हो तो गया, एक जो राजा में चाहिए सब तो आ गया इसके अंदर। यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए, देखो दूसरे शब्द में कहा जाए तो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स यही मेंटेन करता था अवध का। हो गया, राजा बन गया ये।
तो देखो इसने क्या किया, ट्राई टू डिक्रीज, इसने कोशिश किया कि मुगल का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है अवध पे उसको डिक्रीज करने का प्रयास किया। और इसने जितने भी नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर जागीरदार थे जो मुगल ने अपॉइंट किया था अवध में उसको रिड्यूस कर दिया ताकि इन्फ्लुएंस कम हो जाए, है ना। जो मान लो कि ऊपर से जो भेजा है, दिल्ली से जो भेजा गया होगा वहाँ पे मनसबदार लोग, जागीरदार लोग जो भेजे गए होंगे, जागीरदार मतलब जिसको ज़मीन दिया गया उसको कम कर दिया ताकि इन्फ्लुएंस कम हो और अवध को इंडिपेंडेंट तरीके से हम चलाएं। देखो इसने जागीर को कम कर दिया, जागीर मतलब वही लैंड वगैरह कम कर दिया, और इसने अपना ही सर्वेंट को अपॉइंट कर दिया, जो भी खाली हुआ सीट पे अपना ही सर्वेंट भेज दिया और अपना सर्वेंट लॉयल होगा इसको लेके। द अकाउंट ऑफ द जागीरदार वे चेक्ड, और जागीरदार का अकाउंट चेक करता था दूसरा कोई, ताकि चीटिंग नहीं हो सके और रेवेन्यू हर डिस्ट्रिक्ट का उसको बढ़िया से मिल जाए। बात समझे ना। उसके लिए तुम्हारा नवाब कोर्ट से तुम्हारा ऑफिसर्स लोग का अपॉइंट किया जाता था, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, हाँ क्रॉस चेक। अब देखो इसने जागीरदार रख लिया, उसका जागीरदार तो मानेगा नहीं, मुगल एम्पायर जो भेज रहा है बोला कि नहीं ये मत आओ, ये अपना ही किया, मगर तुम अपना भी जागीरदार पर कैसे भरोसा कर सकता है। उसको भी चेक करने के लिए दूसरा ऑफिस बना दिया गया, ये चेक करेगा, हाँ मैच होना चाहिए, वहाँ पता चल जाएगा। देखो बहुत सारे राजपूत, ही सीज ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज, बहुत सारे राजपूत का बहुत जमींदार का जो लैंड वगैरह था उसको भी कंट्रोल कर लिया। देखो फर्टाइल लैंड जो अफगान का रोहिलखंड का जो था नीचे वाला हिस्सा जो मध्य प्रदेश से टच करेगा वो वाला भी नहीं एरिया ले लिया इसने, ठीक है ना। तो वो अब नॉर्थ इंडिया में जा रहा है तो अवध ले लिया, बंगाल ले लिया, तो ये भी ले रहा है, इधर का भी हिस्सा ले रहा है। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर, स्टेट पूरी तरीके से लोकल बैंकर पर डिपेंडेंट था, महाजन पे। ये सब क्या है, बैंक की तरह काम करते थे ये लोग, बैंकर्स लोग, आदमी लोग, सेठ उठ था, सेठ जो पड़ता है टाइटल, ये लोग बैंकर्स थे एक जमाने में, ये लोग लोन देते थे, पूरा स्टेट टिका हुआ था ऐसे लोगों पे। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट द टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स, और इसलिए ऐसे लोगों को ना ये क्या करता था, ऑक्शन में दे देता था, और ये लोग आराम से पैसा पहले ले लेगा और उसको दे देगा आराम से, प्राइवेटाइजेशन एक तरह से अभी के सेंस में। दिस रेवेन्यू फार्मर्स, ये जो हुआ जागीरदार हुआ, अग्री टू पे द स्टेट, बोला ठीक है हम इतना इतना पे करेंगे, हमको दे दो ये वाला राइट। जो भी होता है ना, जैसे देखते हो ना जो रोड बनता है, जो भी बनता है इसी तरह बनता है। तो लोकल बैंकर्स गारंटी द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू द स्टेट, और लोकल बैंकर बोला ठीक है इतना इतना पैसा हम दे देंगे इसके लिए। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन, जो रेवेन्यू फार्मर्स जो तुम्हारे जागीरदार लोग हैं वो क्या करेगा, उसको भी फ्रीडम मिल जाएगा, वो असेसमेंट करेगा और टैक्सेस वहाँ से कलेक्ट करेगा। दिस डेवलपमेंट अलाउड न्यू सोशल, और यहाँ पे नए नए ग्रुप्स जन्मना शुरू हो गया, इमर्ज होना शुरू हो गया। वही क्या है, मनी लैंडर एंड बैंकर। तो मनी लैंडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सामान बनाएगा और पैसा कमाएगा वहाँ से। तो इस तरह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हो रहा है, समझ गए अवध में। और टू इन्फ्लुएंस द स्टेट, वही रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू सिस्टम का पूरा मैनेजमेंट करेगा यही लोग। समथिंग विच हैड नॉट, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं था, इस तरह का बैंकिंग क्लास सब कभी आया ही नहीं था, ये अवध में ऐसा आया है। तो बंगाल देख लो, बंगाल और इंटरेस्टिंग है। बंगाल भी देखो आराम से मुगल कंट्रोल के अंडर से निकल गया। मुर्शिद कुली खान जो कि पहले अपॉइंट हुआ था नायब के रूप में, नायब मतलब क्या होता है, जो गवर्नर है, गवर्नर का नीचे पोस्ट नायब बोला जाता है। बालवान भी कभी नायब था, बालवान जानते हो ना, इल्तुतमिश के बाद जो आगे गया है, रजिया सुल्तान के बाद जो आगे गया है इस्लाम डायनेस्टी का, पहले इसको नायब की तरह, नायब मतलब क्या होता है, गवर्नर जो है उसके नीचे पोस्ट, गवर्नर का ठीक नीचे वाला पोस्ट होता है ना जी, चीफ मिनिस्टर का नीचे वाला पोस्ट होता है ना, तो गवर्नर का नीचे वाला पोस्ट था कि उसको असिस्ट करे। ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल, कभी भी सूबेदार तो नहीं रहा, कभी गवर्नर नहीं रहा है। मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली, बट सब पावर को हथिया लिया इसने, टोटल जितना है सब अपने हाथ में रख लिया। जैसे कि हैदराबाद और अवध ने जो किया है, इसने भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रख लिया। और इस एफर्ट में, इस प्रयास में मुगल का जो इन्फ्लुएंस होगा बंगाल से वो घट जाएगा पूरी तरीके से। और वो क्या करेगा, जितने ही मुगल जागीरदार है ही ट्रांसफर, जितने ही मुगल जागीरदार सबको उड़ीसा भेज देगा, तो जाओ यहाँ से, तुम भागो यहाँ से, और पूरा बंगाल को कंट्रोल कर लेगा मुर्शिद कुली खान। समझ गए। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड, देखो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कैश में, ठीक है ना, वो भी बहुत ही ग्रेट स्ट्रिक्ट ने, जमींदार से बता लाओ पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, सबसे उठा रहा। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार खुद बैंकर्स और मनी लैंडर से पैसा लेना शुरू कर दिए, क्योंकि टाइम पे नहीं दोगे तो तुम्हारा जमींदारी राइट्स खत्म हो जाएगा, समझे ना। दोस्त अनेबल टू पे, देखो जिसको नहीं, वही बोला है, जो पे नहीं कर पाएगा तो वो जो छोटा जमींदार है वो बड़ा जमींदार को बेच देगा, बड़ा जमींदार उसे कमाएगा, और वो भी जमींदार पैसा नहीं दे पाया तो वो भी बेच के दूसरे को दे देगा। बस स्टेट को पैसा चाहिए, मतलब नहीं है तुमका वेलफेयर से। द फॉर्मेशन ऑफ बंगाल स्टेट इन द 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू द कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार। और यही कारण है कि जिस हिसाब से रीजनल स्टेट का फॉर्म हो रहा है बंगाल का, इससे
जमींदार के बीच में ना बहुत सारे चेंजेस आए, देख रहे हो ना, जमींदार का यदि पे नहीं कर पा रहे तो दूसरे बिग जमींदार को बेचा जा रहा है, तो ये सब चीज़ पहले था ही नहीं ऐसा। पहले जमींदार को पूरा राइट दे दिया गया था, तुम्हारे पास पुलिसिंग राइट है। देखो इसने क्या किया, ये जो क्लोज कनेक्शन है स्टेट और बैंकर्स का, बैंकर तो हम समझ गए ना खतरनाक गया कि नहीं गया, तो ये हमको देखने को मिला है हैदराबाद में भी, अवध में भी, बंगाल में तो देखने को मिला ही है, वहाँ पे भी, ठीक है, एंड वॉज एविडेंट इन बंगाल। और हाँ, मुर्शिद कुली खान के बाद उसके सक्सेसर जो हुए थे अलवर्दी खान, उस टाइम में भी स्टेट और बैंक के बीच में बहुत अच्छा नेक्सस था, और अभी भी बहुत अच्छा नेक्सस है कि नहीं, अभी भी स्टिल प्रेजेंट टाइम में फ़ोन कर देगा ऊपर से बैंक दे देगा पैसा, अभी भी स्टिल है। तो ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि अलवर्दी खान जो कि आय का है, मुर्शिद कुली खान का वंशज है वो, ठीक है, इसके टाइम में देखो जगत सेठ, याद करो तुम लोग, जगत सेठ कहीं पढ़े हो तुम लोग, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला, हाँ बैंकर था ना, वहाँ पे भी बैंकर आया था, वही मैं सेठ बोल रहा था ना उस समय। यही टाइम में तुम्हारा जगत सेठ एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में आया, समझे, एक्सट्रीमली प्रॉस्परस है। और कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी में इसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। और सिराजुद्दौला और कोई नहीं, अलवर्दी खान का ही वंशज है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वंशज का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ इसके बाद रहा है 1740 से लेकर 1756, और बैटल कब हुआ, 1757 में हुआ है, एक साल बाद तुरंत चेंज हो जाएगा। और जैसे ही चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे ब्रिटिश बैठा हुआ है, ब्रिटिश वहाँ बैठा है गेम प्लान करने के लिए, ब्रिटिश तुम्हारा करवा देगा बैटल ऑफ प्लासी से। रॉबर्ट क्लाइव, सुना है रॉबर्ट क्लाइव का नाम, वॉरेन हेस्टिंग्स सुना है, लॉर्ड वेलेस्ली सुना है, याद करो सभी चीज़ को, सबको अलग अलग बार में फिट करो। देखो इफ़ वी टेक अ बर्ड आई व्यू, यदि हम पूरा बढ़िया से एनालिसिस करें, बढ़िया से, तो वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमंग दिस स्टेट। ये तीनों जो स्टेट थे सब में बहुत कॉमन चीज़ था, 3 चीज़ कॉमन था। फर्स्ट क्या है, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर established by the erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited in the particular जागीरदारी सिस्टम। कितना बढ़िया बात कहा है, बोला ये अलग बात है कि सब लार्जर स्टेट्स थे और सब मुगल से कट के बना है, बट जो भी विरासत लेके चल रहा था, जो भी विरासत में जो भी सिस्टम को ऑक्युपाई करके चल रहा था, क्योंकि मुगल से बहुत सिस्टम आया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कौन सा जागीरदारी सिस्टम, बट जागीरदारी सिस्टम को लेके ये लोग बहुत सस्पिशियस थे कि यही जागीरदारी सिस्टम है जो बर्बाद कर सकता है इंडिपेंडेंट होने के बाद भी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बहुत हाईली स्केप्टिकल थे, हाईली सस्पिशियस थे इस चीज़ को लेके। दूसरा क्या है, मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड, और इसका जो तौर तरीका है टैक्स कलेक्शन का बहुत अलग था इन लोग का। रेदर दे रिलाइंग अपॉन द ऑफिस ऑफ द स्टेट, ऑल 3 रिजीम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद द रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये बोले कि नहीं बोले अभी जस्ट ऊपर कि जितने भी, सेकंड क्या है, सेकंड का अंतर क्या है कि अब डायरेक्ट जमींदार को नहीं बोला जा रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पहले मुगल में बोला जाता था, अब किसको बोला, एक ऑफिसर को बना दिया गया है। और ये लोग क्या करेगा, जाके यही रेवेन्यू फार्मर्स, यही लोग क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, और ये ऑक्शन में पैसा देगा, इसका नीलामी होगा कि कौन बनेगा मेरा टैक्स कलेक्टर, कितना देगा, 1001, 1000, 2, 1003, बोले 1004, आ जाओ बाबू, अच्छा 2004, आ जाओ टैक्स कलेक्ट करो। समझ गए ना, ये विधि था, ये भी बहुत डिफरेंट था। जो प्रैक्टिस था इजेदारी का, थरोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। और देखो जो इजेदारी सिस्टम था जिसको मुगल ने बाद में ख़त्म कर दिया, वो बाद में ख़त्म कर दिया मुगल ने, बट इंडिया के दूसरे कोना में फैल गया ये। और यही इजेदारी सिस्टम के बाद याद करो आलोक एंड आकाश, यही इजेदारी सिस्टम है जिसके वजह से तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट आया है, परमानेंट सेटलमेंट आया था, याद है, जो लास्ट में बताया है मॉड्यूल में इजेदारी था, वही बिल्कुल। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरली, और कंट्री साइड यानी कि जो विलेज वाला एरिया में है इसका असर अलग अलग पड़ा है। क्यों, इजेदारी वाला सिस्टम का मतलब टैक्स कलेक्शन काम है, और उसका 10 साल का सर्वे होता है उस हिसाब से। तो अकबर ने तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, अकबर ने बोला था कि नहीं 10 साल नहीं, कम होना चाहिए, समझे ना। 10 साल वाला सिस्टम जानते हो तुम लोग, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितना पता है। 10 साल वाला सिस्टम अकबर का था, बट अकबर के बाद जो रूलर था उसने खत्म कर दिया, औरंगजेब ने 10 साल सिस्टम खत्म कर दिया। 10 साल बहुत अच्छा सिस्टम था, बट जो भी खत्म कर दिया मुगल ने, वो दूसरे कंट्री के दूसरे भाग में जाकर शुरू हो गया, और इसका असर अलग जगह पे अलग अलग है, समझ गया। द थर्ड, अब ये सेकंड हो गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन का पावर बहुत डिफरेंट था ना। और ऊपर में देखो सब मुगल से सब कुछ लिए, बट वो वाला जो सिस्टम था जागीरदारी वाला सिस्टम, उस पर हम बहुत
चिंतित थे ये तीनों स्टेट्स। अब देखो थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दिस रीजनल स्टेट्स वर देयर इमर्जिंग रिलेशन विद द रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट। सही बात है ना, स्टेट का बहुत ही अच्छा रिलेशन होने लगा किसके साथ, बैंकर्स और मर्चेंट के बीच में। अभी भी देखो बनियाव क्लास के साथ कितना लिंक होता है, अंबानी और मोदी जी का लिंक है कि नहीं है, अडानी और मोदी जी का लिंक है कि नहीं है, अभी भी स्टिल तुमको देखने को मिलता है ये चीज़। क्यों, जब कैपिटल फंडिंग होगा, पॉलिटिकल फंडिंग होगा तो पैसा चाहिए होगा ना, इतना भाषण होगा, इतना करोड़ करोड़ खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वही लोग देगा। इलेक्ट्रल बॉन्डिंग, अब देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा है ना, बात समझो ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही पैसा दिया जाता है। दिस पीपल लेंड मनी टू रेवेन्यू, वही ये पैसा जो तो है रिच बैंकर्स और मर्चेंट है, ये क्या करेगा, रेवेन्यू फार्मर्स को देगा, पैसा देगा, वहाँ पे लैंड को लेगा एज अ सिक्योरिटी के रूप में, वही बैंक का काम करेगा ये। एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द लैंड्स, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा तुम्हारा, अपना एजेंट भेजेगा और वो करेगा, यानी कि एक व्यवस्था क्रिएट कर दिया और स्टेट आराम से पैसा मिल जाएगा स्टेट को। समझ गए ना व्हाट। Throughout India, the richest merchant and the bankers were gaining a stake in the new political system। तो यहाँ देखोगे पूरा भारत में एक नया व्यवस्था होगा कि रिचेस्ट जो मर्चेंट है, रईस जो बनिया क्लास बैंकर्स है, उसका पॉलिटिकल ऑर्डर में ना पावर बढ़ने लगा और ये लोग इन्फ्लुएंशियल क्लास हो गया। क्यों, स्टेट के बहुत करीब है। कितना है बचत बताओ तो, रहने दो कोई बात नहीं, कल कर लेना। ये बात समझ में आया ना तुम लोग को, चलो ठीक है, टुमारो विल डू, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा।